बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कॉलेज में पढ़ाता था। एक लड़की जिसको मैं बहुत मासूम समझता था, अचानक वो मेरे ऑफिस में आई और बोली, अगर आपने मुझे इम्तिहान में पास ना किया तो सबको कह दूंगी आपने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं पहले तो गुस्सा हो गया, फिर सोचा जब गलत किया नहीं तो डरूं क्यों, और जानबूझकर उस लड़की को फेल कर दिया। अगले दिन से ही वो लड़की कॉलेज ना आई। कुछ माह बाद मेरी शादी तय हो गई। अभी बारात लेकर जा रहे थे जब अनजाने नंबर से फोन आया कि आपकी बीवी के साथ ज्यादती हुई है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं फौरन अस्पताल भागा। जब डॉक्टर ने मेरे हाथ में रिपोर्ट दी, मेरी जिंदगी उजड़ गई। जब देखा वहां साफ साफ लिखा था कि मेरा नाम कलीम है, मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, मुझे ये नौकरी करना बहुत अच्छा लगता था और ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मैं हमेशा से ही टीचर बनना चाहता था। अब लगता था कि जिंदगी एक डगर पर आ गई है। ये लड़कियों का कॉलेज था और मुझे यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाने के लिए रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कोई फीमेल टीचर मौजूद नहीं थी। लड़कियां बड़ी ज्यादा शरारती थीं, मुझे देखती अजीब तरीके से हंसती थीं, कानों में बातें करती थीं। लेकिन मुझे अब इस सब की आदत हो गई थी, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। मैं भी उनसे कोई उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरी उम्र अभी 30 साल ही थी। मेरे घर में मेरी एक बहन भी थी और माँ भी। वो लोग मेरी शादी भी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं उनको कहता था कि अभी मैंने नौकरी शुरू की है, मुझे कुछ अर्सा काम करने दें। थोड़े बहुत पैसे जमा करने के बाद मेरी शादी कर दीजिएगा। इस क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम अफशीन था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल ही बुरी थी। कंप्यूटर उन लोगों का इख्तियारी मजमून था। अगर ये लोग इसमें फेल हो जाते तो पूरे फेल हो जाते। इसलिए मैं उससे बहुत ज्यादा मेहनत करवाने की कोशिश करता था, लेकिन वो मेहनत करती ही नहीं थी। जब आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आप उनको कोई सजा नहीं दे सकते हैं, उनको थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, उनको क्लास में खड़ा नहीं कर सकते, या इस तरह के कोई भी हर बात नहीं आ सकती। और ये तो वैसे भी लड़कियों का कॉलेज था। मैं उनको उतनी ही सजा दे सकता था कि जो काम आपने नहीं किया उसको दोबारा लिख कर लाएं। सबके सामने ये कह देना कि काम क्यों नहीं किया, और इतनी बेइज्जती ही काफी हो जाती है। लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी पढ़ती नहीं थी। ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में कंप्यूटर के हवाले से कुछ जाता ही नहीं है। लेकिन ये बात भी थी कि मैंने उसको जब भी देखा किताब के साथ लगे हुए ही देखा है, लेकिन पता नहीं उसका पढ़ा हुआ कहाँ जाता है। वो भी मुझे अजीब नजरों से देखती रहती थी। वो ज्यादा पुरस्रार थी, उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। इन्हीं दिनों इस कॉलेज का एक छोटा सा टूर गया था। सुबह गए थे और शाम को वापस आ गए थे। करीब एक गांव था जहां पर ले जाया गया था, लेकिन वहां पर भी वो अकेली फिर रही थी। कोई भी उसके साथ नहीं था और उससे कोई दोस्ती भी नहीं करता था। मेरी इस क्लास में जो मॉनिटर थी, मैंने उससे पूछा। मैंने कहा कि इसका मसला क्या है, ये तो पढ़ती भी नहीं है और पता नहीं कहाँ मसरूफ रहती है। इसने कहा कि ये सर, ये शुरू से ही ऐसी है, इसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करता है और ये किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती, अपनी दुनिया में मसरूफ रहती है। पूरा दिन किताब तो पकड़ी होती है इसने, और किताब भी कंप्यूटर ही की होती है। लेकिन पता नहीं इसको कुछ आता क्यों नहीं है। शायद इसके साथ कोई मसला है या फिर इसके घर पे कोई प्रॉब्लम होगी। हमें क्या पता, हम क्या कर सकते हैं। घर में किसके क्या मसाइल हैं और हम उनको हल नहीं कर सकते। आजकल सबके घर में ही मसले होते हैं। खैर, सालाना पेपर करीब आ रहे थे और मैंने सबको कह दिया था कि सबने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मैंने कहा कि अफशीन, आप सुन रही हैं, आपने भी मेहनत करनी है। अगर इस दफा आप फेल हो गई तो फिर आपका पूरा साल जाया हो जाएगा। इस बात पर उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी तो थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो अभी भी संजीदा थी। एक दफा कहना मेरा फर्ज था, तो मैंने कह दिया। पेपर्स शुरू हो गए थे और सब लोग अपने अपने पेपर्स की तैयारी में लगे हुए थे, इसीलिए कॉलेज से छुट्टी दे दी गई थी। मेरी अम्मी ने किसी लड़की का रिश्ता तलाश कर लिया था और वो कहती थी कि तुम्हारी शादी इसी लड़की से करवानी है। मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था, मैं शरीफ आदमी था। जहां मेरी माँ मेरी शादी करवा देना चाहती थी, मैंने कर लेनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि माँ बाप जो मेरे लिए फैसला करेंगे वही बेहतर होगा। पेपर्स हो चुके थे और अब तो पेपर्स मेरे पास आ गए थे। एक दिन मैं अपने क्लासरूम में बैठा पेपर चेक कर रहा था।
जाहिर है लड़कियों को छुट्टी दे दी गई थी। जब अफशीन कमरे में दाखिल हुई मुझे लगा कि शायद उसने कोई ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि तुम्हारा कैसे आना हुआ? उसने सलाम किया और कहा कि बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि कहो। वो देख रही थी कि मैं कंप्यूटर के पेपर्स ही चेक कर रहा था। मैंने पेपर्स एक साइड पर रख दिए। क्या आपने मेरा पेपर चेक कर लिया है? उसने डर कर पूछा था। मैंने उसका पेपर चेक कर लिया था और उसका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी मैंने नंबर जमा नहीं किए थे। मैंने कहा कि हाँ देख लिया है मैंने। उसने कहा कैसा है? मैंने कहा कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता जब तक रिजल्ट नहीं आता। उसने कहा कि आपकी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं भी खामोश हो गया क्योंकि मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि देखिए मेरा पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसके बाद वो आगे नहीं बोली। वो अपनी बात बताते बताते हुए खामोश हो गई। बस आप मुझे पास कर दें। मैंने कहा कि ये क्या हरकत है कि मुझे पास कर दो? तुमने पास होना है तो कर दूंगा, और अगर नहीं तो फिर कोई भी नहीं कर सकता। उसने कहा कि नहीं, बस आप मुझे पास कर दें, चाहे मेरे नंबर अच्छे आए ना आए, आप नंबर लगा दें। मैंने कहा कि ये कौन सी बात कर दी तुमने? तुम्हारे नंबर लगा दूं, जबकि तुम पूरी क्लास की सबसे ज्यादा कमजोर स्टूडेंट हो। मैं किसी का भी एक नंबर भी नहीं लगाने वाला हूं। नंबर उसी को मिलेंगे जिसने अच्छा लिखा हुआ होगा, और अगर किसी ने अच्छा नहीं लिखा होगा उसको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। वो आखिर कहना क्या चाहती थी कि वो मुझे कुछ भी कहेगी और मैं कर दूंगा। उसने कहा कि ठीक है, मैंने आपको आराम से कह दिया। अब मेरा दूसरा तरीका भी सुन लें। अगर आपने मुझे पेपर में फेल कर दिया तो मैं सबको कह दूंगी कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। एक पल को तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसने ये लफ्ज बोला ही नहीं है, लेकिन उसने ये बात बोली थी और बड़े गुरूर से बोली थी, और इसमें बिल्कुल भी डर नहीं था। वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपनी कुर्सी से उठा। मैंने कहा कि क्या कहा तुमने? क्या कहोगी तुम लोगों को? वो थोड़ा सा डर गई और उसने कहा कि मैं लोगों से यही कह दूंगी कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। दोबारा आपको किसी कॉलेज में नौकरी नहीं मिलेगी। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, और औरत के लिए किसी मर्द को बदनाम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप बदनाम होने से बचना चाहते हैं तो जैसा कह रही हूं वैसा कर दें। बात तो बिल्कुल ठीक थी कि एक औरत के लिए किसी मर्द को बदनाम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक औरत बाजार में जा रही है और कोई मर्द उसको हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन वो शोर डाल देती है कि उसने मुझे हाथ लगाया है, तो सारा बाजार मर्द को मारने के लिए खड़ा हो जाएगा। और अगर औरत रोना शुरू कर दे तो फिर उस मर्द को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। अगर तुमने दोबारा इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। उसने कहा कि अगर आप मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे तो वहां जाकर मैं यही बात करूंगी। अभी मेरे सामने मुझे पास करें। मैं तो इस बात पर हैरान था कि यह बात उसके दिमाग में आई कहां से थी, और वो कितनी बहादुरी से ये सब कुछ बोल रही थी। क्या उसको जरा भी डर नहीं लग रहा था? अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि निकल जाओ यहां से और मुझे दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। तुम्हारे पेपर्स में जितने नंबर होंगे उतने नंबर मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी यहां से चली जाओ, नहीं तो मैं कुछ और करने पर मजबूर हो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद एक बंदा अंदर आया तो उसने देखा और महसूस किया कि शायद कोई गड़बड़ है। उसने मुझसे पूछा कि सारा कुछ ठीक है? मैंने कहा कि जी सब कुछ ठीक है। वो लड़की भी चुपचाप वहां से चली गई और मैंने सुख का सांस लिया। वैसे बात तो परेशानी ही की थी। अगर वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर देती तो मैं अपनी सफाई में क्या कहता? वैसे भी हम दोनों कमरे में अकेले बैठे हुए थे, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। खैर, वो वहां से चली गई। मुझे अभी भी हैरानगी हो रही थी कि उसने कितनी आसानी से ये बात कर दी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। मैं सोचने लगा कि इसका क्या हल करूं। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर किस बात का डर? झूठ के पांव नहीं होते हैं। ये कुछ भी कर ले साबित तो नहीं कर पाएगी, और ऐसी लड़कियों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। जब मैंने उसका पेपर देखा तो वो सिर्फ एक ही नंबर से पास हो रही थी। मैंने दोबारा उसका पेपर चेक किया और सोचा कि शायद ये नंबर भी मैंने उसे गलती से दिया होगा, लेकिन इतने नंबर तो उसके बन रहे थे कि वो पास हो रही थी। लेकिन मुझे गुस्सा था। वो नंबर भी मैंने काट दिया और जानबूझकर उसको फेल कर दिया। मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। मैंने सोचा कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है।
क्योंकि आज ये मुझे धमकी दे रही है, कल को किसी दुकान वाले को धमकी देगी, फिर अपने शौहर को धमकी देगी, और इस तरह की औरतें मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। ऐसा लगता था कि शायद नालायक है, इसको कुछ आता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो मासूम थी। कभी कभी चेहरे भी शख्सियत के आईनादार नहीं होते हैं। ये कौन जान सकता है कि कौन किस तरह का है। जो मैंने किया मुझे उस पर भी अफसोस नहीं था, और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। या जब रिजल्ट देने का दिन आया तो जाहिर है कि वो कंप्यूटर में फेल थी। उसका सारा साल जाया हो गया था। मुझे लगा कि वो इंग्लिश में भी फेल होगी, तो उसने वैसे भी फेल होना है, लेकिन इंग्लिश में वो पास थी, यानी सिर्फ मेरी वजह से ही वो ओवरऑल फेल हो गई थी। पर मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था। अगली क्लास बैठ गई और वो दोबारा कॉलेज में नहीं आई, जबकि उसे दोबारा आना चाहिए था। लेकिन मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा। दिन गुजरते रहे। मेरी माँ ने मुझे तस्वीर दिखाई, उस लड़की की जिसके साथ वो मेरी शादी करना चाहती थी। मैंने तस्वीर देखी तो लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी। मुझे ये लड़की पसंद आ गई, और मैंने अपने घर वालों को कहा कि ठीक है, इसके साथ मेरी शादी करवा दें। मुझे मेरी बहन ने बहुत तंग किया। उसने कहा कि अपने मुंह से कह रहे हैं, इसके साथ मेरी शादी करवा दें। मैंने कहा कि मर्द हूं, कोई लड़की तो नहीं। कह भी दिया तो क्या हो गया। खैर, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया और अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा था, क्योंकि मेरी तरक्की हो गई थी। मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। हमारी मंगनी हो गई थी। मेरी होने वाली बीवी का नाम साइमा था। हम लोग फोन पर एक दूसरे से बात भी किया करते थे, और एक दूसरे से मोहब्बत भी हो गई थी। दिन रात एक दूसरे को पल पल की खबर देते थे, और ये शादी मोहब्बत की शादी बन गई थी। मैं उसे पाकर बहुत खुश था। वो वाकई बहुत मासूम थी। मैं उससे कहता था कि थोड़ी चालाक बन जाए, तो वो कहती थी कि वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है। एक दिन उससे बात करते करते मुझे अफशीन का ख्याल आया, और मैंने सोचा कि वाकई आजकल की लड़कियों की तरह तो कोई भी ना हो। कितनी अजीब लड़की थी वो, कैसे मेरे सामने आकर मुझे कहने लगी थी, मुझे पास करो, नहीं तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटी है। और इस तरह की लड़की की तरबियत ना जाने किस माँ ने की होगी, और उसके अंदर ना जाने किस बाप का खून होगा, या फिर उनके घर में शायद हराम की कमाई आती होगी, तभी उसके दिमाग से इतनी ज्यादा गंदगी निकली होगी। मुझे अभी भी अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। मैंने कहा कि उसके साथ यही होना चाहिए था। खैर, मैं उसको कभी भी याद नहीं करता था। ये तो आज ऐसे ही उसकी याद आ गई। यूनिवर्सिटी में भी लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करते थे। जमाना काफी खराब हो चुका था, लेकिन अगर वो इस तरह की कोई हरकत कर रहे थे तो अपने लिए कर रहे थे। किसी और के साथ जुल्म और ज्यादती तो नहीं कर रहे थे। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, या फिर अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रहे थे। लेकिन अपने फायदे के लिए किसी और को धमकी देना तो बहुत बुरी बात है। खैर, अब मैं इन सब चीजों का आदी हो गया था, और मेरी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। शादी के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे, इसीलिए मैंने 10 दिन की छुट्टी ले ली। इसमें से 3 दिन की छुट्टी शादी से पहले थी, और 1 हफ्ते की शादी के बाद की थी। मैंने साइमा को बताया तो उसने बहुत गुस्सा किया, और उसने कहा कि ये छुट्टी लेने की भी क्या जरूरत थी। वो मुझसे नाराज हो गई, लेकिन मुझे उसकी हरकतों पर हंसी आती थी। मैंने कहा कि पैसे नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारी छोटी छोटी जरूरत कैसे पूरी कर सकूंगा। खैर, वो बहुत अच्छी इंसान थी। उसने मेरी बात मान ली और फौरन ही मुझसे सुलह सफाई कर ली, और कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो हमेशा दुआ करती हूं कि आपके रिस्क में इजाफा हो। मेरी बहन से भी उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी, और मेरी माँ भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। घर में शादी की तैयारी हो रही थी, और मैं दुल्हा बना बैठा था जब मुझे मेरे नंबर पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाई तो सामने से कोई भी नहीं बोला। मैंने कॉल बंद कर दी। थोड़ी देर के बाद फिर से कॉल आने लगी। इस दफा भी कोई नहीं बोला। मेरी आदत थी कि जब कोई फोन करता तो मैं फोन जरूर करता था, और अगर मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं कर पाता तो खुद उसको कॉल कर लेता था। मैंने ऐसे ही किया, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। इतना जरूर महसूस हो रहा था कि दूसरी तरफ कोई था जरूर। मैंने कहा कि भाई, बात नहीं करनी तो कॉल क्यों करते हो? इंसान किसी जरूरी काम में भी होता है। आज वाकई मेरे लिए एक अहम दिन था। मेरी शादी का दिन था। हमारे घर से बारात निकलने वाली थी। घर में काफी शोर था, हर तरफ चहल पहल थी। मैं भी काफी खुश था, क्योंकि जिसको पसंद करता था उसी के साथ मेरी शादी होने वाली थी। हम घर से निकलने के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे।
जब फिर से मेरा फ़ोन बजा। ये भी वही नंबर था, लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं की। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ ने मुझे बताया कि साइमा के अब्बू कॉल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निकलते हुए हमें बता देना। मैंने कहा कि उनकी अम्मी को बता दें। अम्मी ने कहा वो भी जवाब नहीं दे रही हैं। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं साइमा से फ़ोन पर बात किया करता था, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में जवान बहन थी, अगर उसको पता चलता तो वो क्या सोचती। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनको किसी तरह बता देता हूँ। मैंने सोचा कि मैं साइमा को फ़ोन करके बता दूंगा। फिर सोचने लगा कि वो तो दुल्हन बनी बैठी होगी, पता नहीं उसका फ़ोन उसके पास होगा या नहीं। फिर भी कॉल तो करनी थी। उसके अब्बू और अम्मी तो वाकई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इतने भी क्या मसरूफ थे, फ़ोन तो इंसान के हाथ में होता है। मैंने साइमा को कॉल की तो बेल जाने लगी, लेकिन वो भी जवाब नहीं दे रही थी। कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि और किसको बताऊं, मेरे पास तो और किसी का नंबर भी नहीं था। उनकी मुख्तसर सी फैमिली थी, बस माँ बाप और एक बेटी साइमा थी। कोई भाई कज़न वगैरह को भी हम लोग नहीं जानते थे जिसका नंबर हमारे पास होता। मैंने अम्मी से कहा कि राब्ता नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर है वो बारात का इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे भी हम लोग 1 घंटा लेट हैं। अब इसमें इतना बताने की क्या ज़रूरत है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तो जाना है, चलते हैं। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि हमें बता देना, शायद आगे से कोई इस्तकबाल का इंतज़ाम करना होगा। लेकिन चलो ठीक है, जाकर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर देंगे और उनको कहेंगे कि वो अपना इस्तकबाल का इंतज़ाम कर लें, जो भी उनकी रस्म वगैरह है वो कर लें। शादियों में इस तरह होता ही रहता है। मैंने कहा कि ठीक है। हम लोग फिर से रवाना होने लगे तो मुझे फिर से अनजान नंबर से कॉल आई। इस दफ़ा मैंने भी देखी कॉल उठाई और मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। मैंने गाड़ी से ड्राइवर को बाहर निकाला और खुद गाड़ी लेकर वहां से निकल गया, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मेरे माँ बाप भी हैरान रह गए और सारे रिश्तेदार भी कि क्या हुआ है, लेकिन मेरे पास किसी को बताने का और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे फ़ोन पर बात ही ऐसी बताई गई थी। मुझे ये बताया गया कि मेरे होने वाली बीवी साइमा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ किसी ने ज़्यादती कर दी है और वो अस्पताल में है। अस्पताल का नाम मुझे बता दिया गया था। वो यहाँ से थोड़ा दूर था, लेकिन मैं उसी तरफ जा रहा था। अब मुझे पता चला कि वो लोग कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे और साइमा भी कॉल नहीं उठा रही थी। मेरे दिमाग में उस वक्त तूफान चल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अस्पताल में जाना चाहता था, साइमा को देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। उसके अलावा दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था, या फिर ये कहना मुनासिब होगा कि दिमाग में तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता था। अस्पताल में गया तो मैंने फौरन पूछा कि साइमा नाम की मरीज़ा कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में, और मैं परेशान हो गया। लेकिन जब इमरजेंसी में गया तो उन्होंने कहा कि उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, और जब कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ एक डॉक्टर मौजूद था और एक लड़की खड़ी थी जिसने रुख साइमा की तरफ किया हुआ था। मैंने साइमा को देख लिया था, वो बेहोश थी। मुझे उसे देखकर ही बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा कि इनका मंगेतर हूँ, आज हमारी शादी थी। वो वैसे भी बाकी की दास्तान समझ गए थे, क्योंकि साइमा भी शादी के कपड़ों में ही थी। उसने मुझे बताया कि जब ये पार्लर से तैयार होकर निकल रही थी तो इसको अगवा करने की कोशिश की गई और इसको एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था। उसने मुझे एक कागज़ पकड़ा दिया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि इसमें क्या लिखा है? मुझे पता था कि इसमें क्या लिखा होगा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि इसमें यह लिखा है कि आपके होने वाली बीवी के साथ किसी ने भी ज्यादती नहीं की है, क्योंकि इस लड़की ने आपकी बीवी को बचा लिया है। वो लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कहीं पर रुके होंगे और आपकी बीवी गाड़ी से निकलकर भाग गई और इस लड़की ने उसको अपनी झोंपड़ी में छुपा लिया। ये शायद कोई फकीर है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको थोड़े बहुत पैसे दे दीजिएगा, क्योंकि इसने आपकी होने वाली बीवी की जान बचाई है। मैंने कहा कि मुझे फ़ोन पर बताया गया था कि उनके साथ। मेरी ज़बान रुक गई। उसने कहा कि जब हमारे पास ये लड़की लाई गई तो बेहोश हो चुकी थी और इसके कपड़े फटे हुए थे। शायद भागने की वजह से ये सब हुआ था, इसीलिए आपको यही खबर सुना दी गई थी। लेकिन उस टाइम हमने टेस्ट नहीं किया था। आपकी होने वाली बीवी बिल्कुल सही सलामत है, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है।
डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे यकीन दिलाया और वहां से बाहर चला गया। मैंने उसको देखा, उसके कपड़े वाकई खराब थे। मैंने उस बेकारन को देखा और मैंने कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। जब उसने पलट कर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अफशीन थी। उसकी हालत बिल्कुल किसी बेकारन की तरह थी। और डॉक्टर ने भी कहा था कि उसने अपनी झोंपड़ी में पनाह देकर साइमा को बचाया था। क्या वो झोंपड़ी में रहती थी? लेकिन वो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी, उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो पहले ही मेरी आवाज सुनकर मुझे पहचान गई थी। साइमा बेहोश थी, वो हमारी बात सुन नहीं सकती थी। मैं उसको कम से कम 1.5 साल के बाद देख रहा था। मैंने कहा कि ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम इस हालत में क्यों हो? उसने कहा कि इस सवाल का जवाब तो आप मुझे दे सकते हैं। अफशीन ने मुझे बताया कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और मुझे मेरे सौतेले माँ बाप पाल रहे थे, जिन्होंने मुझे यतीम खाने से लिया था, और सिर्फ इसलिए कि मैं उनके लिए पैसे कमाऊं। और वो चाहते थे कि मैं लोगों के घरों में काम करूं। लेकिन मैंने किसी तरह उनको समझाया कि आप लोग अगर मेरी पढ़ाई करवाते हैं तो फिर मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगी और अच्छी नौकरी करूंगी। लोगों के घरों में काम करके तो 5,000 रुपया ही बना सकती हूँ, लेकिन अगर अच्छी नौकरी लग गई तो 40-50 हज़ार रुपये हर महीने आप लोगों के लिए कमा कर लाया करूंगी। वो दोनों जाहिल थे और बहुत ज्यादा लालची थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर सरमायाकारी करने का फैसला कर लिया और मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिल कराया। लेकिन उनके घर में मेरे साथ रवैया बहुत बुरा था, क्योंकि वो मुझे हमेशा से ही पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते थे और मेरे से कोई प्यार मोहब्बत तो करता नहीं था। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता था। जब मैं आपके पास आई और मैंने कहा कि मुझे पास कर दें, तो मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी। मुझे पता था अगर फेल हो गई तो ये मेरा आखिरी चांस है और उसके बाद मुझे लोगों के घर की नौकरानी बना दिया जाएगा। इसीलिए मैंने मजबूरी में आकर वो बात कही थी। लेकिन उसके बाद मैं फेल हो गई और मेरे माँ बाप ने कहा कि हमने तुझ पे इतने पैसे लगाए थे और फिर भी फेल हो गई, अब 1 रुपया नहीं लगाएंगे। उन्होंने मुझसे लोगों के घरों के काम नहीं करवाए, बल्कि मुझसे जिस्म फरोशी का काम करवाने की जिद करने लगे। और एक दिन मैं अपनी इज्जत बचा के घर से भाग गई। आज इस बात को 1.5 साल हो गया है। मैं सड़कों पर रहती हूँ और अभी भी अपनी इज्जत को किसी तरह बचा के फिर रही हूँ। आपकी गलती नहीं है, शायद मेरा तरीका ही बुरा था और मुझे नहीं पता था कि ये आपकी होने वाली बीवी है। लेकिन जिस तरह मैं मुश्किल में और कोई मेरी मदद नहीं करता, इसी तरह जब मैंने इसको मुश्किल में देखा तो इसकी मदद करने का फैसला किया और इसकी मदद कर दी। मैं यहाँ से चलती हूँ। आज आप लोगों की शादी थी, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे। वो वहां से जाने लगी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं और तुम्हारा पास होना जरूरी है। और तुम पास थी, तुम पूरे नंबर से पास थी, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें फेल कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये बात सुनकर वो हैरान तो हुई, लेकिन शायद यही सोच रही थी कि अब जो होना था वो हो चुका था। मैंने उससे कहा कि गलती मेरी थी, मैं अपनी गलती का अजाला करूंगा। तुम सड़कों पर नहीं रहोगी, मेरे साथ मेरे घर चलोगी। मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, तुम उनके साथ रहोगी, वहां तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। वो इनकार करती रही, लेकिन मैं जबरदस्ती उसे अपने घर ले गया। मैंने उस साइमा से शादी कर ली और अब अफशीन मेरी अम्मी और मेरी बहन के साथ रहती है। मेरी माँ ने भी उसे अपनी बेटी बना लिया है। मैंने उसे यूनिवर्सिटी में दाखला ले दिया है और अब वहां पढ़ती है। वो कहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, कि मुझे किसी पर बोझ न बनना पड़े। मैं उसे शाम को ट्यूशन पढ़ाया करता हूँ और अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पता नहीं होता कि किसी की जिंदगी में कितने मसाइल हैं। हम तो अपने गुस्से और अना में आकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मैंने भी यही किया था। अल्लाह मुझे माफ कर दे। शायद मेरी कोई नेकी थी जिसकी वजह से मेरी बीवी की इज्जत बच गई, नहीं तो मुझे तो अल्लाह ने इंसाफ के करीब लाके फेंका था और मुझे बताया था कि अगर तुमने जिंदगी में कभी कोई भलाई ना की होती तो आज तुम्हारी इज्जत लुट जानी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।